हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदेव एकेडमी। और मैं आपका अपना दोस्त सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार। और आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की साथ साथ बात करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैं खिलाफत आंदोलन के साथ साथ क्या असहयोग आंदोलन के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को मोटा मोटा ये दिखा देता हूँ कि ये पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। फिर थ्योरी पढ़ने के बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं या असहयोग से आंदोलन से संबंधित है, जो विभिन्न विभिन्न एग्जामों में आए हुए, जैसे पीसीएस, हम लेवल पीसीएस का ही रखेंगे, पीसीएस आरओ एआरओ। तो इनमें जो सवाल आने की संभावना होती है इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले थोड़ी सी मोटे मोटे बात कर लेते हैं कि जो असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन का क्या मैटर था, क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा दोनों चीज़ें क्या थी, 1919 से लेकर 1922 तक चला था। 1919 से शुरू हुआ था पहले खिलाफत आंदोलन, 20 तक चला था, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया था वो 21 से 22 के दौरान। ठीक, पहले हम थोड़ा सा परिचय के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। युद्ध से पहले देश का क्या है, एकजुट होना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इससे पहले की जो हम परिचय देख रहे थे उससे पहले, मतलब इस जो आंदोलन है इससे पहले पहले क्या क्या चीज़ें थी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो विकास हुआ था वो क्या था, युद्ध से पहले देश का जो एकजुट हो जाना था। ठीक है, विभिन्न देशों में क्या राष्ट्रीय भावना में क्या है, वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, और पराजित शक्ति का जो जो पूरे तैयारी से क्या है, जो बुरे तरीके से क्या पतन हो गया था, जो पराजित शक्ति का जो बुरे तरीके से पतन हो गया था। आप लोग समझ पा रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि जो प्रथम वर्ल्ड वार था, यानी प्रथम जो विश्व युद्ध था, उसके बारे में हम अंतर्राष्ट्रीय जो विकास था वो क्या किस लेवल पर पहुंच चुका था। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो विकास था वो किस लेवल पर पहुंच चुका था, युद्ध के बाद की कहानी। ठीक है, अब घरेलू विकास के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है। घरेलू विकास के बारे में क्या है, जो आर्थिक कठिनाई थी वो चल रही थी। ठीक है, आधे अधूरे संविधान संशोधन थे वो हमारे चल रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमसे ये कहा था कि जो प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसके बाद हम कहा था कि हम आपको क्या है, मतलब जो संवैधानिक जो विकास है, यानी कि जो हम उसको हम आपको जो है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट थे वो करके हम पूरा आप लोग को देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, रोलेट एक्ट एवं जलियांवाला कांड हो गया था, घटना हो गई थी, रोलेट एक्ट हो गया था। इससे पिछली वीडियो मैंने रोलेट एक्ट और जलियांवाला जो बाग है, जलियांवाला बाग जो घटना है वो मैं आप लोग को पढ़ाया था। इससे पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें लिखा होगा, थंबनेल में आप लोग को मिल जाएगा, इतिहास लिखा हुआ है, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के थंबनेल बनी हुई, इसमें लिखा हुआ क्लास 5 है और ये क्लास 6 होगी इतिहास का। ऐसे ही हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करेंगे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह हम उसको कंप्लीट करेंगे सीरियल वाइज। ठीक, आगे क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता आ गई थी। घरेलू विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे लेवल पे, इंडिया लेवल पे हमने क्या क्या घरेलू विकास कर लिए थे यहाँ तक आने के बाद, कहाँ तक, खिलाफत आंदोलन तक और असहयोग आंदोलन तक। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद ये था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आ चुका था। इसमें क्या क्या चीज़ें थी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये क्या चीज़ थी, लंदन थी, लंदन में क्या सम्राट कोई भी नियम बनाता था उसके बाद जो संसद में जाता था भारत का सचिव होता था। ठीक है, मतलब ये अधिनियम ऐसे ऐसे बनता था। बात करते हैं भारत था, भारत में जो जो मतलब भारत में क्या सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था या इम्पोर्टेंट जो पद था वो क्या था, वायसराय का था। उसके बाद हमारा जो कार्यकारिणी परिषद था और इंपीरियल जो विधान परिषद थी। ठीक है, ये था। अब उसके बाद जो प्रांतीय क्षेत्र में क्या था, प्रांतीय क्षेत्र में क्या था, गवर्नर था, गवर्नर के बाद एक्स काउंसिल था और प्रांतीय विधान परिषद थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। प्रांतीय जो प्रांत में क्या द्वैध शासन की जो शुरुआत की गई थी, कैसे की गई थी, जो प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत की गई थी 2 लेवल पे की थी, एक तो प्रांतीय विषय और क्रांति जो केंद्रीय विषय, यानी कि जो 2 लिस्ट बनाई गई थी, सेंट्रल लिस्ट और हमारे प्रोविजनल जो प्रिवेंसिंग जो विषय थे उनके बारे में बताया था। इसको कैसे करते थे, गवर्नर के अधीन विषय थे ये जो गवर्नर इन पे वर्क करता था जो प्रांतीय लेवल पर था, और जो केंद्रीय विषय थे उसमें क्या वायसराय के अधीन ये काम करते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रांतीय स्तर पर क्या बात थी। ठीक है, द्वैध शासन की बात करते हैं। अब इनमें क्या है, इनमें 2 लेवल पर काम करा, प्रांतीय और केंद्रीय। अब हम बात करेंगे प्रांतीय के बारे में। प्रांतीय के बारे में क्या क्या चीज़ें तेरा ध्यान से समझेंगे कि प्रांतीय स्तर पर क्या है, 2 होती है, स्थानांतरित ट्रांसफर सूची और रिजर्वेशन लिस्ट, यानी कि जो आरक्षित सूची थी और स्थानांतरित सूची थी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आरक्षित सूची कौन कौन सी रखी थी प्रांतीय स्तर के लेवल पर, जो 1900 भारत शासन अधिनियम आया था 1919, उसके बारे में भी बात चल रही है। जो आरक्षित सूची थी, डिफेंस था, संचार था, वित्तीय था और विदेशी मामले थे। ठीक है, विदेशी मामलों में क्या था, विदेशी मामलों में जो गवर्नर था और कार्यकारी जो हमारी जो परिषद थी वो इन पे वर्क करना था, जो विदेशी मामले थे। इन सब चीज़ों पे क्या था, हमारा आरक्षित सूची था। ठीक है, इन सब पे क्या है, आरक्षित सूची मतलब आरक्षित सूची क्या डेवलप कर रहे थे। ठीक है,
आगे स्थानांतरित सूची में क्या है, जो छोटी छोटी चीज़ें थी, स्थानांतरित मतलब साफ सफाई है, स्थानीय जो सरकार थी वो क्या करती थी, उसको चलाती थी। कैसे चलाती थी, जो विधान परिषद, स्थानीय सरकार कैसे चलती थी, जो विधान परिषद से निर्वाचित सरकार होती थी वो हमारी स्थानीय लेवल पर चलती थी। ये इसमें क्या थे, ये विषय थे स्थानांतरित सूची में, जो प्रांतीय स्तर के विषय थे। केंद्रीय स्तर के लेवल के हिसाब से बात करेंगे, हम केंद्रीय स्तर की बात करेंगे तो द्विसदनात्मक शुरुआत की गई थी, जैसे उच्च सदन और निम्न सदन, ये आप लोगों को केंद्र स्तर पर बात करते हैं। चयनित सदस्य कौन सा, निर्वाचित और चयनित दोनों तरीके के ये प्लस रहते थे, चयनित, ठीक है। पृथक चुनाव प्रणाली थी, पृथक चुनाव जो प्रणाली थी उसको विस्तार किया गया, जैसे ईसाई, सिख और एंग्लो इंडियो के लिए क्या ये पृथक चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी। और उच्चायुक्त का जो कार्यालय का निर्माण भी कराया था। पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पृष्ठभूमि थी, मतलब कब की ये क्या आंदोलन में क्या क्या चीज़ें थी। जैसे विरोधी वर्ग कौन कौन सा था आंदोलन के लिए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय कांग्रेस जो थी वो दो तरीके थी, क्या थी, उदारवादी वर्ग था, एक था हमारा उग्रवादी, यानी कि जिसको बोलते हैं हम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक। तो इसमें क्या था, जो कार्यकारी परिषद में जो ये कार्यकारी परिषद में थे, अधिक भारतीयों की भागीदारी चाहते थे। यानी कि ये जो उदारवादी जो वर्ग था, यानी कि जो मॉडरेट वर्ग था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मॉडरेट वर्ग था, वो ये चाहता था जो हमारा एग्जीक्यूटिव जो कमेटी थी या परिषद था, कार्यकारी परिषद, उसमें ये था कि जो अधिक भारतीयों की भागीदारी हो, यानी कि उसमें क्या अधिक से अधिक क्या भारतीय हो, ये इनका मतलब मांग थी ये, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो उग्रवादी वर्ग जो था वो ये कहता था कि 1919 में जो अधिनियम था उसमें क्या है, उन्होंने कहा था कि इसमें जो ये हमारा अधिनियम आया था 1919 का, उसमें ये कहा था इसमें कहीं भी स्वराज नहीं मिला है, हम लोगों को अभी तक कोई भी स्वराज नहीं मिला है, हम लोगों को स्वराज चाहिए, ये डिमांड थी उग्रवादी वर्ग की। लेकिन जो उदारवादी वर्ग थे उन्होंने ये कहा था कि हमें अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए, किसमें, सरकार में। आगे जो सामान्य लोग के जो वर्ग थे, जो सामान्य वर्ग थे वो कैसे नाराज थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आक्रोश में थे। वो क्या थे, उन जो सामान्य लोग थे वो आक्रोश में थे, ठीक है। किस में थे, जलियांवाला कांड हो गया था, 1000 लोग मारे गए थे, वो काफ़ी मतलब परेशान थे और सरकार के, और जो ये मतलब आक्रोशित थे काफ़ी। अब मुसलमानों की बात देखते हैं कि मुस्लिमों को क्या प्रॉब्लम थी। इनका भारतीय मुद्दा नहीं था, जो मुस्लिम लोग थे, मतलब जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ या ऐसे होगा आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले की बात कर रहे हैं, हमें पृष्ठभूमि चलते हैं, अभी हम आंदोलन पे नहीं आए, अभी हम आंदोलन पे कैसे पहुंचेंगे, कैसे कैसे लोग परेशान थे। मुस्लिम लोगों को जो भारतीयों का मुद्दा था ही नहीं, उनका मुद्दा था खलीफा। खलीफा क्या थी, एक उपाधि थी, ठीक है, मक्का मदीना के क्षेत्र में थी। इस्लाम धर्म का क्या संस्थापक एक पद था ये, ठीक है, यह उच्च उपाधि थी, ठीक है। आगे है कि यह उपाधि पारिवारिक परंपरा थी, यह उपाधि पारिवारिक परंपरा थी, यानी कि जो पारंपरिक जो मतलब जो ये उपाधि थी परिवार के हिसाब से सेट होती थी, जिसका नाम था खलीफा। टर्की की बात है ये। अब जब क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था कि 1914 से लेकर 1919 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसमें क्या था, जो सहयोगी सेना थी क्या थी, ब्रिटेन और यूएसए थी, और एक्सिस फोर्स क्या थी हमारी, तो जर्मनी और टर्की। टर्की के पास में जर्मनी में याद था, तो जो टर्की का जो हमारा खलीफा था, तो उसके लिए क्या है, ये मुस्लिम लोग क्या है मतलब गुस्से में थे। तो ये क्या था, इसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे 1920 में युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, पहले अंग्रेजों ने ये कहा कि जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम लीग थी, तो उनसे कहा गया कि आप लोग हमें क्या विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, हम जो खलीफा का जो वो था, जो खलीफा का जो पद था उसको हम नहीं हटाएंगे। तो उन लोगों ने क्या, जो मुस्लिम लीग थी, उन लोगों ने क्या, उनको साथ दिया था। तो 1920 में क्या था, युद्ध लगभग खत्म हो गया था, तो उसमें संधि हुई थी, सेवर्स की संधि हुई थी, ओटोमन को ख़त्म कर दिया था। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने ये चीज़ें गलत की थी, जैसे मुस्लिम लीग के लोगों से बताया था, मुसलमानों से बताया था कि हम ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन उसका अपोजिट किया है इन्होंने, ठीक है। ओटोमन जो था उसका पद तो खत्म कर दिया था, खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया था। और यहाँ से क्या है, यहाँ से जो भारतीय मुस्लिम थे वो भी क्या है, काफ़ी नाराज़ हो चुके थे। तो आप लोग इस कंडीशन को समझ सकते हैं। पहले अंग्रेजों ने कहा था कि नहीं, हम ओटोमन या खलीफा का पद समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही 1920 में जब हमारा युद्ध खत्म हुआ था, तो उस टाइम क्या, अंग्रेजों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तो आंदोलन का जो विकास है वो यहाँ से हम पढ़ेंगे, तो अब पूरी चीज़ें कैसे कैसे डेवलप हो गई थी।
उससे पहले क्या किया था, उससे पहले ध्यान से समझेंगे। जब खिलाफत आंदोलन शुरू होने से पहले क्या था, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, जो उसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। दोनों को मिलने के बाद, दोनों भाइयों को मिला के बाद क्या इनको बोलते थे, सैयद अली बंधु। क्या बोलते थे, सैयद अली बंधु बोलते थे। ये प्रमुख नेता थे इसके खिलाफत कमेटी के, यानी कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो उस खिलाफत आंदोलन से शुरू से पहले खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, उनके प्रमुख नेता ये थे मौलाना आज़ाद और अफजल खान। ठीक है, ये 4 लोग थे। आप लोग को इसको याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, पूछा जाता है कि खिलाफत कमेटी के निम्नलिखित में से कौन सा जो कैंडिडेट था वो नहीं था। इन 4 ऑप्शन में से दिए जाएंगे, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मुस्लिमों ने क्या विरोध किया था। ठीक है, मुसलमानों ने काफ़ी विरोध किया था इस चीज़ का। तो नवंबर 1919 में क्या अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। एक क्या है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, M.K. गांधी, महात्मा गांधी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, कौन थे, M.K. गांधी थे। अब गांधीवाद का क्या उपकरण क्या था, मतलब उपकरण क्या था, गांधीवाद क्या क्या करते थे, यानी कि गांधी क्या करते थे, गांधी धरना देते थे, सत्याग्रह करते थे, मतलब असहयोग करते थे, और जो उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा उनका क्या था, त्याग करते थे। तो ये काम क्या है, गांधी जी करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1 अगस्त 1920 के बारे में। हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, 1 अगस्त 1920 तक पहुँच जाते हैं। यहाँ जाते जाते क्या है, जो तिलक जी थे वो क्या थे, मर चुके थे। क्या थे, तिलक जो है मर चुके थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मजबूती नेतृत्व नहीं बचा था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी मजबूती बची नहीं थी। यहाँ तक जो इनके जो इंपोर्टेंट लीडर थे, जो वो बाल गंगाधर तिलक थे, वो क्या थे, मर चुके थे। अब गांधी जी भी मजबूत नेता बन चुके थे। अब मतलब क्या है, यहाँ आते आते क्या थे, सिर्फ एक ही नेता बचे थे, उनका नाम था महात्मा गांधी। मजबूत नेता बन चुके थे या बचे थे। ठीक है, यहाँ तक आते आते, लेकिन गांधी ने तिलक स्वराज फंड बनाया। ठीक है, जैसे ही तिलक खत्म हो गए थे उसके बाद उन्होंने, जो गांधी जी थे, उन्होंने क्या नाम बनाया, तिलक स्वराज फंड बनाया था। और उस फंड में लगभग 1 करोड़ इकट्ठा हो चुका था, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था पब्लिक ने। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो तिलक स्वराज फंड था वो किसने बनाया था, ये किसने शुरू किया था। तो ऑप्शन में दिया जाएगा तिलक जी। ये कंफ्यूज करने वाला यूपीएससी और आरओ वाला जो पीसीएस स्टेटमेंट है वो यहाँ कंफ्यूज करेगा, यहाँ वो ट्रैप बनाएगा कि तिलक स्वराज्य फंड जो था वो किसने बनाया था। तो तिलक के नाम से तो लोग सोचेंगे तिलक था, लेकिन वो किसने बनाया था, वो बनाया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब बात करते हैं सितंबर 1920 के बारे में, बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ तक आते आते 1920 के बारे में बताएं। सितंबर 1920 में क्या हुआ था, आईएनसी का जो विशेष सत्र बुलाया गया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विशेष सत्र था वो बुलाया गया था। इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, वो की थी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। और अब यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से जो कांग्रेस का क्या खिलाफत आंदोलन में क्या भाग लिया गया था। तो यानी कि जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसमें क्या कांग्रेस भी शामिल हो चुकी थी। सितंबर 1920 की बात चल रही है। उसके बाद क्या, दिसंबर 1920 में क्या क्या चीज़ें हुई, देखो। वार्षिक अधिवेशन होना था। ठीक है, कांग्रेस का कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ था। ठीक है, और यहाँ क्या गांधी के प्रस्ताव पास हो गए थे। अब इस नागपुर का जो हमारा जो अधिवेशन था, हमारा जो 1920 का था, इसमें जो गांधी के जो प्रस्ताव थे वो कौन कौन से, उसको ध्यान में रखेंगे। गांधी के क्या थे, कांग्रेस तो मिल गया था खिलाफत आंदोलन के साथ, तो कांग्रेस खुद का संविधान बनाएगा, ये गांधी जी ने प्रस्ताव दिया। शांतिपूर्वक स्वराज्य अपनाएगा, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस जो संविधान बनाएगा और शांतिपूर्ण क्या स्वराज्य अपनाएगा। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कितने थे, ये मतलब संविधान बना था किसका, कांग्रेस का उस टाइम। तो उन्होंने कहा जो कांग्रेस जो कार्य समिति है उसके सदस्य होंगे 15, सारी की सारी गतिविधियों क्या ये ही संभालेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी डिसीजन होगा 15 सदस्य लेंगे कांग्रेस का। अब बात करते हैं प्रांतीय कांग्रेस कमेटी क्या विधायी आधार पर किया जाएगा, क्षेत्रीय कमेटियों पर किया जाएगा। ठीक है, आंदोलन के दौरान की क्या क्या चीजें थी, आंदोलन के दौरान क्या क्या चीजें थी, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, गांधी पूरे वर्ष क्या है भ्रमण किया था, गांधी ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया था। अब उसके बाद क्या किया था, जो विद्यार्थी थे उन्होंने क्या किया था, सरकारी स्कूल का कॉलेज छोड़ दिए थे। ठीक है, जब वो मतलब आंदोलन चल रहा था। स्वदेश अपनाया, यानी कि जो स्वदेशी संस्थाएं थी वो खुली रखी थी, जैसे स्वदेशी संस्थाएं खुली थी उस टाइम, स्वदेशी अपनाया। क्या क्या स्वदेशी जो संस्थाएं थे वो खुली थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात विद्यापीठ,
बिहार विद्यापीठ और जामिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि कौन सी। मैं अभी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसी वीडियो में जब दिखाऊंगा ना, वहाँ क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोग को इसी से दिखाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मतलब जो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गांधी के जो आंदोलन के दौरान क्या क्या चीज़ें हो रही थी उसके बारे में हमने बातचीत करनी थी। जैसे यहाँ से क्या है, वकीलों से, ठीक है, वकीलों ने क्या है कि वकालत छोड़ दी थी। जैसे कौन कौन से वकील थे, CR दास थे और राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने क्या है वकालत छोड़ दी थी। महिलाओं ने क्या, मंदिरा व विदेशी कपड़ों की क्या दुकानों पर तालाबंदी कर दी थी। ठीक है, जो महिलाएं थी उन्होंने मंदिरा यानी कि दारू वगैरह या सेवन जो भी था, महिलाओं ने मदिरा व विदेशी कपड़ों की दुकानों पर क्या तालाबंदी कर दी थी महिलाओं ने। ठीक है, आगे है मुसलमानों ने क्या कर दिया था, आर्मी छोड़ दी थी। ठीक है, क्या आर्मी छोड़ दी थी। सरकार की प्रतिक्रिया, अब ये सब चीजें हो गई थी पूरी। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। इस आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस स्वयंसेवी दल को अवैध घोषित कर दिया। जो हमारा कांग्रेस यानी कि कांग्रेस स्वयंसेवी दल था उसको क्या है अवैध घोषित कर दिया अंग्रेजों के द्वारा। बड़े नेताओं को क्या है जेल भेज दिया गया था। उसके बाद सार्वजनिक बैठकों पर क्या प्रतिबंध लगा दिया था और प्रेस पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों, क्योंकि प्रतिबंध लगा दिया था, क्यों, क्योंकि लोग प्रेस के ही माध्यम से लोगों का अखबार निकालते थे, पत्रिका निकालते थे, तो लोगों में क्या है जो भारतीय जो स्वतंत्रता की जो ज्वाला थी वो भड़काते थे, यानी कि ज्वलित करते थे। उसके बाद क्या क्षेत्रीय संघर्ष क्या थे, यानी कि उधर के जो क्षेत्र के जो एरिया के जो संघर्ष थे वो कौन कौन से, जैसे अवध किसान आंदोलन शुरू हुआ था, एका आंदोलन था, मोपला विद्रोह और जंगल कानून की रक्षा। तो ये क्या थे जो क्षेत्रीय संघर्ष हो रहे थे उस दौरान, आंदोलन के दौरान क्या क्या चीज़ें चल रही थी। ठीक है, जैसे 5 फरवरी 1900, अब देखो क्या चीज़, ये सब चीज़ चल रही थी। अब जैसे ही 5 फरवरी 1922 आया, एक चोरी चोरा कांड हो गया। चोरी चोरा कांड में क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने क्या है एक आदमी को पुलिस में बंद कर दिया, 2-4 लोगों को बंद कर दिया। तो वहाँ के जो लोग थे वो थाने चले गए, उसको छुड़ाने के लिए थाने वगैरह चले गए। तो वहाँ क्या था, पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने क्या है आग लगा दी थी और 22 जो पुलिस वाले थे वो क्या थे, मर गए थे। ये चोरी चोरा कांड था। इस चोरी चोरा कांड की वजह से क्या होता है, जो हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने क्या है आंदोलन खत्म कर दिया और आयोग मतलब अपना जो आंदोलन वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी को क्या गांधी जी ने क्या आंदोलन खत्म कर दिया था। क्या है यहाँ से, जैसे ही चोरा चोरी कांड हो गया तो आंदोलन क्या उन्होंने खत्म कर दिया था। बारदोली संकल्पना क्या थी, INC यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या आधिकारिक तौर पर क्या आंदोलन समाप्त कर दिया। इन्होंने यहाँ से संकल्प में क्या कहा कि हम मतलब जो मीडिया के सामने आए गांधी जी या जो भी कांग्रेस वगैरह आई आज के डेट में आती हैं, तो उस तरह से उन्होंने सामने से कहा कि हम इस आंदोलन को समाप्त यानी कि आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। इसमें कौन कौन थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। ठीक है, किसका विरोध किया, इसका विरोध किया गया। आप समझो ध्यान से, जब ये आंदोलन समाप्त हो गया था, गांधी जी ने कहा था कि मैं आंदोलन खत्म कर रहा हूं, तो CR दास जो थे, चित्तरंजन दास जो थे, मोतीलाल नेहरू थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध किया गया, इन्होंने कहा कि गांधी जी तुमने आंदोलन समाप्त कैसे कर दिया, कि कोई नई बात तो थी नहीं, ऐसे आंदोलन जो ऐसे घटना तो और भी इतिहास में पहले घट चुकी हैं, तो इतना बड़ा जो आंदोलन था हम वापस नहीं कर सकते थे। अब दिक्कत ये थी, गांधी जी ने परेशान किया। ये जो मोतीलाल नेहरू थे इन्होंने भी गांधी को बाद में कांग्रेस से हटा ही दिया था धीरे धीरे। गांधी जी पर क्या देशद्रोह लगाकर गिरफ्तार कर लिया। तो जो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, गांधी जी पर देशद्रोह का आरोप लगाया, उसके बाद क्या उनको गिरफ्तार कर लिया था। जो आंदोलन वापस लेने के कारण क्या क्या थे, ठीक है, इसको जरा हम ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या चीजें थे। जैसे खिलाफत का जो मुकदमा यानी कि जो खिलाफत का जो मुद्दा था वो खत्म हो चुका था। ठीक है, और 1922 में क्या है, जो तुर्की था मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है, वहां का कौन था, ये खलीफा। अब तुर्कों को क्या सेल्युलर राज्य बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या वहाँ जो तुर्क के वहाँ के लोग थे उन्होंने खुद ये कहा कि जो ओटोमन था या खलीफा हट गया तो हम लोगों को बहुत फायदा था। अब जब वहाँ के लोग या वहाँ के मुसलमान ही इस बात से खुश थे, तो इंडिया के मुसलमानों को क्या खुजली थी इस काम को करने की कि हमें खिलाफत चाहिए, खिलाफत आंदोलन है, या हम खलीफाओं के विरोध में क्या करेंगे। वो धीरे धीरे क्या था, खिलाफत का जो मुद्दा था वो भी शांत हो गया था, क्योंकि जहाँ जेनुअल चीज़ें थी वहाँ के लोग ही इतने खुश थे कि हम लोगों को ओटोमन का या खलीफा का कोई भी टाइटल नहीं चाहिए था। लोग अहिंसा को अच्छे से समझ नहीं पाए। ठीक है, आगे जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश ने पूरा ध्यान इस आंदोलन पर कर लिया।
जैसे ही वहाँ अंग्रेज जीत गए थे उसके बाद इन्होंने पूरा जो हमारा जो पूरा जो ध्यान था वो क्या था, इस आंदोलन पे लगा दिया था। ठीक है। नौकरी से लंबे समय तक भारतीय इस्तीफा देने में क्या सक्षम नहीं थे। अब क्या थे, भारतीय के जो लोग नौकरी कर रहे थे उन लोगों ने क्या लंबे टाइम तक इस्तीफा देने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। अब सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी, अब लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मध्यवर्ग की कोई भी खास प्रतियोगिता नहीं थी, जो मध्यवर्ग के लोग थे उनकी कोई भी खास प्रतिक्रिया नहीं थी। व्यापारी वर्ग को विदेशी बहिष्कारों से फायदा हो गया। अब मान लो जो हमारे लोकल के जो व्यापारी थे उन्होंने जो अपने जो भारत के लोग थे उन्होंने विदेशी वस्तुओं को या विदेशी चीज़ों को बहिष्कार कर दिया, तो उसमें फायदा किसका, लोकल जो व्यापारी वर्ग थे उनको फायदा हुआ। किसानों ने क्या बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। महिलाओं ने स्वराज्य फंड, ठीक है, महिलाओं ने क्या स्वराज्य फंड में क्या भूमिका निभाई थी। ठीक है, और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब मूल्यांकन करते हैं क्या है, मूल्यांकन का मतलब क्या है कि शहरी मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने, ये मूल्यांकन हुआ फाइनली इसका। राष्ट्रीय पार्टियों का एकीकरण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, जो राष्ट्रीय पार्टी था उसका जो एकीकरण हो गया। उपनिवेशवाद की संकल्पना कमजोर हुई। ठीक है, यानी कि जो बिजनेसमैन भारतीय लोगों में उत्साह की भावना बढ़ी। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, आप लोग को याद रखनी है। तो अब देखो क्या है, ध्यान से समझेंगे। अब होता है हमारा असली टेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, ध्यान से समझेंगे कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आज़ाद। तो अभी मैंने आप लोग को ये वीडियो में बताया था कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या शौकत अली और मोहम्मद अली जो ये दो हैं, ये दोनों बिल्कुल ठीक थे। मैंने आप लोग को बताया था जो खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो इन दो लोगों ने क्या है किया था। और भी थे, कौन कौन थे, शौकत अली था और मोहम्मद अली था। तो इन दोनों को मिला के एक साथ क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है सैयद अली बंधु। क्या बोला जाता है, सैयद अली बंधु बोला जाता है। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस हिसाब से जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल, यानी कि ए और बी दोनों इसके स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कि शौकत अली और मोहम्मद अली। और भी अगर इसके साथ आ जाता क्वेश्चन तो मौलाना आज़ाद आता। ये क्या अबुल कलाम आज़ाद आ गया, लेकिन मौलाना आज़ाद आना था, मौलाना आज़ाद था, अबुल कलाम नहीं था। यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात थी। ये लोअर पीसीएस एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ जो अब्दुल कलाम था ये गलत है, अबुल कलाम आज़ाद गलत है। यहाँ मौलाना आज़ाद होता तो हम कह सकते थे ठीक था। और शरीयतुल्लाह ये तो बिल्कुल ही गलत था। तो इसलिए क्या इसका ए और दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ खिलाफत आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के डाउट होंगे वीडियो में वो सब इन क्वेश्चनों में क्लियर हो जाएंगे। जैसे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका कौन सा आंसर ठीक होगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, वो कौन थे, मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, अब कौन थे, इसका पहला आंसर बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। मैंने अभी इससे पिछली वीडियो में बताया कि अली, यानी पिछले सवाल में बताया था अली बंधु वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपी पीसीएस एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत जो सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो किसे चुना गया था। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर आप लोगों ने थियोरटिकल चीज़ें पूरी पढ़ी होंगी तो आप लोग एकदम आंसर बताएंगे। तो क्या था इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, वो चुना गया था महात्मा गांधी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। पहला ऑप्शन है खलीफाओं ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गलत। दूसरा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। ठीक, दूसरा ऑप्शन हो सकता है ठीक। आगे पढ़ते हैं पहले, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, ये भी गलत बात। खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे, ये भी गलत बात है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गांधी जी ये चाहते थे कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका सहयोग बढ़े। ठीक है, आंदोलन में क्या मुसलमानों का क्या है सहयोग बढ़े, इसलिए कि ये भारत चाहते थे। और इस आंदोलन में क्या था, हिंदू मुस्लिम वाली एकता दिखाई दी थी।
बिहार पीसीएस एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हकीम अजमल खां। क्या था? हकीम अजमल खान था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आप लोग को याद रखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो इस वीडियो में जितने भी इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट ही हैं। चलिए आगे है कि गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? किसने सावधान किया था भाई इस बात को लेकर कि जो मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं करें? अपना हीरो विलन मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, सही आंसर कितना? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, जीआईसी में पूछा गया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि जो मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के बीच जो कट्टरपन को क्या प्रोत्साहित ना करें। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि महात्मा कुछ कर रहे थे क्या? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्टेटमेंट कहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सही आंसर कितना? उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से खलीफा आंदोलन का परिणाम कौन था? तो खलीफा आंदोलन का जो परिणाम था वो क्या था? खलीफा आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसमें परिणाम में क्या है, हिंदू मुस्लिम जो मतभेदों में क्या कमी आई थी। तो यह क्या, हिंदू मुस्लिम एकता, इसके क्या है, खिलाफत आंदोलन से क्या हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला था, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ दिखाई दी समाज में। ठीक, ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखो भाई, अब से कम जैसे 2096 में, यानी कि 20 साल पहले आया क्वेश्चन, 25 साल पहले आया, 20 साल पहले क्वेश्चन आया। तो उस टाइम जो पीसीएस का एग्जाम आया था वो आज की डेट में आरओ एआरओ के एग्जाम में आने की पूरी संभावना उनकी बनी रहती है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्यों किया? तो खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए किया गया था। ठीक है, और जो खलीफा को हटाने के लिए किया गया था, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया गया था, और कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या, ए और डी, यानी पहला ठीक है, खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए किया गया था, बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया गया था, बिल्कुल ठीक है। और मुसलमानों को क्या एक साथ लाने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ये क्यों नहीं किया था, बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय क्या है, मतलब जब 19 दिसंबर 1920 में क्या था, जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका जो प्रमुख मुद्दा था वो क्या था भाई? वो था जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन था। तो खिलाफत आंदोलन में क्या मदन मोहन मालवीय ने क्या है, समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो सही आंसर कितना, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बिल्कुल याद भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? जो 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी, गांधी को असहयोग के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था, तो किस शहर में हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, इलाहाबाद, इसका करेक्ट आंसर है। और आप लोग आरओ एआरओ का जो एग्जाम दे रहे हो वो पीसीएस का, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार इसका एग्जाम करा रही है, तो उस हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इलाहाबाद जो हमारा उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि इस मिसाल में, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में, ठीक है, यानी कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन, ठीक है, एचिसन के इस कथन का संबंध है, वो किससे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, हमारा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से है इसका संबंध। क्या 1919 से लेकर 1922 तक दोनों आंदोलन हुए थे, खिलाफत और असहयोग हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 1921 का मोपला आंदोलन शाखा था, किसका था? सिंपल, किसका था?
1900 मतलब 1921 का जो मॉपल आंदोलन शाखा था किसका था, वो था खिलाफत आंदोलन का। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो से, इस क्लास से आप एग्जाम देने जाओगे जरूर क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सी आर दास। ठीक है, सी आर दास ने इसमें क्या था, मतलब इसका जो विरोध भी किया था, महात्मा गांधी के सहयोग, मतलब वहाँ पर विरोध भी किया था। तो नागपुर में जो सम्मेलन था उसमें क्या था, तो सी आर दास का प्रस्तावित ये प्रस्ताव था। ठीक है, तो सही आंसर कितना इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? ठीक है, अब किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920। तो 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसने असहयोग आंदोलन क्या किस वर्ष शुरू किया था। इसका मतलब ये कि असहयोग आंदोलन था उसमें कांग्रेस आई, कांग्रेस भी असहयोग आंदोलन में आ गई थी, तो उसका जो सन था वो 1920 था। ठीक है, चलिए एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी ने कब दिया? ठीक है, एक वर्ष में स्वराज्य का जो नारा था गांधी ने कब दिया था? भाई ये क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल ठीक आंसर है। असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय ये कहा था कि एक वर्ष में स्वराज्य मिल जाएगा हमें, लेकिन आप लोग असहयोग करो। ठीक है, असहयोग मतलब किसी भी चीज़ में उसको साथ मत दो, मतलब उनकी कोई भी बात ना मानो। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? भाई किसने छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ठीक है, बताओ किसने छोड़ी थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चित्तरंजन दास जो थे, चित्तरंजन दास ने क्या है, वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, स्टेट पीसीएस एग्जाम 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें क्या था, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो वकालत छोड़ी थी, एक तो चित्तरंजन दास थे, दूसरे मोतीलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, विट्ठल नाथ पटेल भी थे, और वल्लभ भाई पटेल थे। इन लोगों ने भी क्या असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है, अपनी जो है ना वकालत छोड़ दी थी। भाई ऐसे ही नहीं, आज की डेट में तुम जॉब भी नहीं छोड़ पाओगे, इन लोगों ने अपनी वकालत तक छोड़ दी थी। कितना बड़ा मतलब कितनी बड़ी कुर्बानी या कितना बड़ा मतलब काम किया था इन लोगों ने। चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आप लोगों को बताना ही पड़ेगा मतलब क्या चीज़ें हैं, किस जनपद में है। तो चोरी चोरा कांड किस जनपद में, वो है गोरखपुर में। तो इसका सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन लोगों को इस सवाल का आंसर नहीं पता था तो उन लोगों के लिए बहुत ही गलत बात है। आप लोग दोबारा जाओ और पीछे की क्लासेस देखते रहो हमारी सारी, तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या, गोरखपुर। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था क्योंकि, मतलब क्या, क्यों क्यों रुक गए थे वो, असहयोग आंदोलन क्यों उन्होंने रोक दिया था, या किस घटना की वजह से क्या है स्थगित कर दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चोरी चोरा कांड में क्या हिंसा हो गई थी, क्योंकि उसमें क्या, उसमें थाने में जाके क्या 20 सिपाही को जिंदा जला दिया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित घटना का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से बताइए। चोरी चोरा कांड था, असहयोग आंदोलन का स्थगन था, बारडोली जो प्रस्ताव था वो क्या था? इनका क्रम बताना है, कौन कौन सा क्रम था इसका। ठीक है, कौन कौन सा क्रम था इसका। ठीक है, तो कौन कौन सा क्रम था आप लोगों को बताना है, इसका कौन कौन सा क्रम था, कैसे था। पहले चोरी चोरा कांड क्या था हमारा, 4 फरवरी 1922 में था। ठीक है, 1922 में चोरा चोरी कांड होता है। बारदोली प्रस्ताव को क्या था, वो भी हमारा 1922 में था। ठीक है, सब चीज़ें थी 1922 में, लेकिन इसमें क्रम याद था, ये भी 1922 में था, ये भी 19, तो पहले चोरी चोरा कांड था, फिर बारदोली प्रस्ताव था, और लास्ट में क्या था, असहयोग आंदोलन का स्थगन था। यानी कि जो असहयोग आंदोलन स्थगन का मतलब क्या है कि 1922 में हो गया था, यानी कि चोरी चोरी मतलब 4 फरवरी बताते हैं, और बारदोली क्या 12 फरवरी है, लेकिन सारे के सारे हैं 1922 में ही। लेकिन तो इसका इस हिसाब से क्या है, इसका सही कौन सा क्रम हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को ये सन और क्रम भी याद होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जामों में आया हुआ, आप लोग सन के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बार क्वेश्चन आया है।
असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी कि जो कपड़े जला रहे हैं हम, वो क्या है कि निष्ठुर बर्बादी है और कुछ नहीं है, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, और आज की वीडियो में आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। आरओ एआरओ पैट के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, जो भी कोई अच्छा एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जितने लोग भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, और हमारे चैनल से जुड़े रहना। सब लोगों को धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम अभी हिस्ट्री का ही सीरीज चला रहे हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे हम स्वराज पढ़ा रहे हैं और खिलाफत पढ़ा रहे हैं, तो जितने भी आंदोलन है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ हम वीडियो में कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।